नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम फिस्कल पॉलिसी के पार्ट फर्स्ट को देखेंगे। इसके पहले हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है, जिसमें हमने अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी को देखा था। काफ़ी डिटेल वे में उसको कवर कर रखा था, ठीक है। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो यूपीएससी 2025 के प्रिपरेशन है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम फिस्कल पॉलिसी को देखेंगे, ठीक है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या देखा था कि आरबीआई कैसे वेरियस मॉनेटरी टूल्स को यूज करके मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है बैंक्स में उसको भी बढ़ा घटा रहा है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो गवर्नमेंट रेवेन्यू को कलेक्ट कर रही है थ्रू टैक्सेस या फिर आप बहुत सारे वेज से जो गवर्नमेंट रेवेन्यू को कहीं ना कहीं कलेक्ट कर रही है और जो एक्सपेंडिचर कर रही है उस रेवेन्यू में से, तो उससे हमारा इकोनॉमी पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको हम बेसिकली फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हेल्प करती है डिसाइडिंग हाउ मच मनी इट शुड स्पेंड टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितना अमाउंट को खर्चा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हमारा बेसिक डिफिनेशन हो गया। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। देखो, टाइप्स में बेसिकली हम तीन टाइप्स को इसमें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में। एक मिनट। जिसमें हमारा फर्स्ट होगा न्यूट्रल पॉलिसी, ठीक है। न्यूट्रल पॉलिसी क्या है, देखो, जैसे जो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट, सपोज दैट ये पैसे आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मीडियम से पैसे आते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। और जो एक्सपेंडिचर है ये दोनों इक्वल है, मतलब जितना गवर्नमेंट के पास, सपोज दैट गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आ रहे हैं और गवर्नमेंट 100 रुपए खर्च भी कर रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसे हम न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी बेसिकली बोलते हैं। देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 50%, टैक्सेशन 50%, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू टैक्सेशन, मतलब जो टैक्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं उतना ही गवर्नमेंट के द्वारा खर्च भी किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये होगा न्यूट्रल पॉलिसी, मतलब जितने पैसे आ रहे हैं उतने पैसे बेसिकली खर्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एक होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अभी यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली, मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंड ज्यादा कर रही है जितना उसका टैक्सेशन के थ्रू पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, अगर ऐसे देखे तो 100 रुपए टैक्स के थ्रू आया, ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है 150 रुपए, ठीक है। मतलब क्या है कि बेसिकली कि गवर्नमेंट के पास पैसे तो कम आ रहे हैं, टैक्स के थ्रू पैसे कम आ रहे हैं, बट गवर्नमेंट एक्सपेंड ज्यादा कर रही है। ये 50 रुपए जो एक्स्ट्रा इसमें आए हैं किसमें, जैसे बोरोइंग के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो करती है ना, ताकि उसका जो बिजनेस है उसे रन किया जा सके, इकोनॉमी को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं बूस्टअप दिया जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो कहीं ना कहीं उस जो ये 50 रुपए आ रहे हैं वो आ रहे हैं बोरोइंग से। तो इसमें क्या है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या है बेसिकली कि गवर्नमेंट जितना उसको टैक्सेशन के थ्रू पैसा आ रहा है उससे काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। अगर इसको देखो तो हम इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन ला सकता है, क्योंकि देखो अगर पैसे इनफ्लो हो रहे हैं इकोनॉमी में तो इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसका जो अगर ऑब्जेक्टिव का देखें तो जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक तरह से जीडीपी है उसको बेटर बनाना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, मतलब जो हमारी इकोनॉमी में कई ज्यादा बेरोजगारी है ना, बहुत ज्यादा, उसको कम करना, साथ ही साथ हमारी जीडीपी को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाना, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये था, ठीक है। अब हमारा आता है कंटेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है ना वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो टैक्स से पैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या हुआ, जैसे 100 रुपए से अगर टैक्स 100 रुपए टैक्स के थ्रू, मतलब वेरियस मीडियम से जो पैसे आए हैं गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आए, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्पेंड कितना कर रही है, 30 रुपए। तो इसे हम कंटेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है कि पैसे ज्यादा आ रहे हैं बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेंड ज्यादा कम किया जा रहा है, ठीक है। इसका इसका क्या एम होता है, देखो इसका अगर ऑब्जेक्टिव देखें हम तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारा स्टेप लिया जाता है, ठीक है, कि मतलब इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए। अगर इसका अदर जो रिजल्ट होता है वह कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को ट्रिगर करता है, ठीक है।
अनएम्प्लॉयमेंट को यह बढ़ाता है, अगर हम कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को देखें तो। ठीक है, तो ये हमारा 3 टाइप हो गया बेसिकली फिजिकल पॉलिसी का। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें फिजिकल पॉलिसी का, तो उसमें क्या होगा? बेसिकली एम है टू अचीव एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब इकोनॉमी में जो अनस्टेबिलिटी है ना, उसको कहीं ना कहीं टैकल करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्राइस लेवल को स्टेबल करना। जो प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं इकोनॉमी में ड्यू टू इन्फ्लेशन वगैरह, तो उससे क्या होगा? बेसिकली उसको स्टेबलाइज करना, मतलब एक नॉर्मल उस पर लिमिट में ला के रखना, सो दैट जो हमारा लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। ठीक है, इसके साथ साथ मेंटेन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना, उसको इंक्रीज करना। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है? टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, हम इसको आगे देखेंगे, काफी डिटेल वे में पूरा चैप्टर है, तो इसको हम देखेंगे बेसिकली। अभी इतना जानो कि उसको इक्विलिब्रियम को कहीं ना कहीं मेंटेन करना। ठीक है, साथ ही साथ रेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द सिटीजन्स। मतलब जो सिटीजन हमारी कंट्री में रह रहे हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, उसको इंक्रीज करना। ठीक है, मतलब एक पर्सन कितना अच्छे तरीके से रह सकता है, उसको कहीं ना कहीं देखना है, उसको इंश्योर करना। ठीक है, साथ ही साथ रिड्यूस एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, स्पेशली अगर हम देखें तो इनकम में, वेल्थ में, इस और इसके साथ साथ जो एजुकेशन सेक्टर में, इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो प्रिवेल हमारी कंट्री में, उसको सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस करना। ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव हो गया फिजिकल पॉलिसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं ना फिजिकल पॉलिसी को, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसमें देखें तो पहला हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें क्या है? पब्लिक के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, आप बहुत सारे जैसे सब्सिडीज दी जा रही हैं, ट्रांसफर पेमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स हो गया, गवर्नमेंट सैलरीज हो गई, यह सब पब्लिक एक्सपेंडिचर में आता है। और आपको पता है कि जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज और या फिर आप बोल सकते हैं रिड्यूस करने पे कैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें इन्फ्लुएंस आता है। ठीक है, देखो, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेंडिंग जो की जा रही है उसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलता है, उससे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना कंट्री की, उस पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है ना, वह अगर इंक्रीज की जा रही है, तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज करेगा डिमांड को। डिमांड को जब इंक्रीज होगा तो हाइयर आउटपुट देगा, एंड कहीं ना कहीं इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा सिग्निफिकेंट लेवल पे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम टैक्सेशन पे। हमें पता है कि जो टैक्सेशन, बेसिकली जो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जाता है वेरियस में, जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इससे भी कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वह भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जैसे क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हाई टैक्स लगाया जा रहा है किसी प्रोडक्ट पे, तो हमारा जो लोअर स्टार्टअप सोसाइटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है इस प्रोडक्ट को बाई करने में। साथ ही साथ अगर टैक्सेस को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, अगर कहीं भी अगर ऐसे टैक्सेस को रिड्यूस करेगा, तो ये क्या करेगा? जो इंडिविजुअल और बिजनेसमैन है उनके पास ज़्यादा इनकम होगा। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे पब्लिक स्पेंड कर दे रही है ज़्यादा, तो कहाँ से पैसे बचेंगे? इसके पास पैसे नहीं ना बचेंगे। तो अगर यहाँ पे कम स्पेंड करे तो इसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं वह स्पेंड करेगी और इन्वेस्टमेंट कर सकती है वेरियस सेक्टर्स में, सो दैट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो, अगर सिंपल वे में देखें तो बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस द गवर्नमेंट लिव्स इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस विद मोर इनकम। मतलब टैक्सेस जितना रिड्यूस करेगी उतना इंडिविजुअल और बिजनेसेस के पास ज्यादा पैसे आएंगे टू स्पेंड, और या फिर आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट। मतलब या तो स्पेंड करेगा किसी पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में, या फिर वह इन्वेस्ट करेगा, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन का हो गया। पब्लिक बोरोइंग, जब गवर्नमेंट के पास पैसे कम होते हैं तो क्या करता है? वेरियस मीडियम के थ्रू कहीं ना कहीं पैसे को बोरो करता है। ठीक है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन से या फिर अब्रॉड से। मतलब गवर्नमेंट रेज मनी फ्रॉम डोमेस्टिक पॉपुलेशन या फ्रॉम अब्रॉड। बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि जो बहुत सारे ऐसे पब्लिक सर्विसेज हैं उसको फंड किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, उन पे कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट किया जा सके, वेलफेयर प्रोग्राम को लाया जा सके, साथ ही साथ वेरियस सेक्टर में कहीं ना कहीं पैसे को देना, सो दैट जो हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना उसको इंश्योर किया जा सके, और एक तरह से जो कंट्री का फिजिकल पॉलिसी है उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, जैसे क्या है पब्लिक, अगर देखो हमारे यहाँ क्या है ना, 90% पॉपुलेशन तो नॉन टैक्स वाले हैं, मतलब टैक्स नहीं देते हैं।
तो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाएगी? जहाँ पे उसको 1000 रुपये आना चाहिए टैक्स के थ्रू, वहीं पे गवर्नमेंट के पास 500 रुपये आ रहा है। तो अगर 500 का शॉर्टेज पड़ रहा है तो कहाँ से लाएगी? बोरो करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी ना। तो इसको हम बेसिकली पब्लिक बोरोइंग बोलते हैं। और इसको इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम है, उनको स्मूथली रन कराया जा सके, ठीक है। मतलब उसमें कोई हर्डल क्रिएट ना हो। अदर मेजर्स भी हैं इसके, जैसे रेसनिंग द एंड प्राइस कंट्रोल, साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ वेजेस, वेजेस को रेगुलेट करना, ठीक है। इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो और सर्विसेज हैं उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो हमारा फिजिकल पॉलिसी है उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हमने मॉनेटरी पॉलिसी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब इसके बीच में जो डिफरेंसेस है ना, तो उसको देख लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट, देखो दोनों गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर में ही आता है, ठीक है। इसमें पहला आता है फिजिकल पॉलिसी और दूसरा हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या है? टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उससे जो पैसे आ रहे हैं उसको स्पेंड किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा रहा है, जिससे मनी सप्लाई को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हो गया। अब आगे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली और जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें डिफरेंसेस, ठीक है। टूल क्या है? इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या है? टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, उससे मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। यहाँ पे टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जो कंट्री के इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मतलब ग्रोथ रेट को कहीं ना कहीं बढ़ाया घटाया जा रहा है, ठीक है। इफेक्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड मोटरेज, मतलब जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। या बजट डेफिसिट, मतलब अगर स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई और टैक्सेस के थ्रू कहीं ना कहीं कम पैसे आ रहे हैं तो इससे बजट डेफिसिट होता है ना। तो इसमें ये है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, हायर इंटरेस्ट रेट हिट होम ओनर्स, ठीक है। एंड बट बेनिफिट सेवर, सेवर को बेनिफिट देता है। डिपेंड विच टैक्सेस यू रेज, मतलब वह ये टैक्सेस है जो इसके थ्रू रेज होता है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। एक्सचेंज रेट, हायर इंटरेस्ट रेट कॉज एप्रिसिएशन और नो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। इस पे कोई फिजिकल पॉलिसी में कोई भी एक्सचेंज रेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब सप्लाई साइड को देखें तो लिमिटेड इंपैक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। अब इसमें देखें तो हायर टैक्सेस में अफेक्ट इंसेंटिव टू वर्क्स, मतलब वर्क्स में जो इंसेंटिव्स वगैरह मिलता है ना उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल सकता है इसका। पॉलिटिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी सेट बाय द सेंट्रल बैंक और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, ठीक है। चेंज इन टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाई, पॉलिटिकल। लिक्विडिटी ट्रैप, कट इन इंटरेस्ट रेट में नॉट वर्क इन लिक्विडिटी ट्रैप। अब इसमें देखते हैं फिजिकल पॉलिसी एडवाइज इन वेरी डीप रिसेशंस, ठीक है। जब काफी डीप रिसेशन हो जाता है उस टाइम पे कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी वर्क करता है। तो हमारा ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिजिकल पॉलिसी था उसमें डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है बजट, ठीक है। यह क्या होता है? देखो, यह एक स्टेटमेंट होता है, एस्टिमेटेड रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर जो बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल, सपोज दैट अभी 2025 चल रहा है, 2025 में 1 अप्रैल और 31 मार्च 2026 तक यह रहेगा, ठीक है। तो ये हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसमें जो एस्टिमेटेड रिसीट है और जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको कहीं ना कहीं उसके स्टेटमेंट को हम एक बजट बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मल रिसीट और एक्सपेंडिचर क्या होता है हम इसको देखते हैं पहले। देखो, अगर नॉर्मल वे में हम समझे तो इसको पहले रिमूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बजट, सपोज दैट, ठीक है। अब रिसीट क्या होता है? देखो, ये हो गया टैक्सेस, सेलिंग एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोरोइंग, ये हो गया सैलरी। ठीक है, देखो, एक मिनट, देखो, टैक्सेस हो गया, सेलिंग एसेट हो गया, बोरोइंग। रिसीट क्या होता है? बेसिकली ये सारी चीजें रिसीट होती हैं, ठीक है। इसको हम रिसीट बोलते हैं। जहां कहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे आ रहे हैं उसको हम रिसीट बोलते हैं। पैसे आ रहे हैं, रिसीट हो गया, ठीक है। टैक्सेस के थ्रू पैसे आते हैं। सेलिंग एसेट मतलब जो डिस इन्वेस्टमेंट होता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, ठीक है, उसको डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। और भी ऐसे जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर ज्यादा होता है, सपोज दैट 80% या फिर 90%, आप 100%, जहां पे जिस भी पब्लिक सेक्टर में इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है
उसको अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ एसेट को, कुछ शेयर्स को इसमें से सेल कर दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस हैं उसमें से सेल कर दिया जा रहा है, तो उससे हम एसेट को सेल करना बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बोरोइंग, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पैसे पर्याप्त नहीं होते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है, ठीक है, तो कि सो दैट जो उसका बिजनेसेस हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, उसको स्मूथली किया जा सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है, ठीक है। तो इससे जहां जहां से पैसे, जैसे टैक्सेस से आ गए, सेलिंग एसेट से आ गए, बोरोइंग से आ गए, इससे हम रिसीट बोलते हैं। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह सारा जहां जहां से पैसा है उसको जब एक्सपेंडिचर उसका किया जाता है, जैसे सैलरी पेमेंट किया जाता है, ठीक है, सैलरी दिया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट जैसे बोरोइंग करता है, प्रीवियस जो बोरोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया रहा होगा उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद एसेट क्रिएशन, जैसे बाइंग लैंड हो गया, लैंड को बाई करना, ठीक है। उसके बाद कहीं रोड डेवलपमेंट, ये सारी चीजों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसे हम बेसिकली एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी का जो एस्टिमेटेड, मतलब कितना रिसीट, कितना फंड हमारे पास आने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है, उसी के स्टेटमेंट को हम बेसिकली बजट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक बजट का डेफिनेशन। अगर देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अंडर आर्टिकल 112 में बेसिकली बजट को मेंशन किया गया था, बट किया गया है, बट जो बजट को बजट नहीं बोलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब बजट वर्ड कहीं नहीं लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उसके अंदर एक बजट डिवीजन है। इसके द्वारा बजट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक बेसिकली इंफॉर्मेशन हो गया बजट के बारे में। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट्स का। देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक मिनट। जो रिसोर्सेज है ना उसको रीएलोकेशन करना, जैसे कोई भी सपोज दैट रोड डेवलपमेंट हो रहा है, अरे यार एक मिनट, रोड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसे दिए गए थे वह कम पड़ जा रहा है, तो उसे हम बेसिकली जो उसके उसको लिए अलग अलग से पैसे देंगे, तो इसे हम कहीं ना कहीं रीएलोकेशन ऑफ बेसिकली बजट बोलते हैं, रिसोर्सेज। इसके बाद रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। जो इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में इनकम, बेसिकली इनकम और वेल्थ के रिस्पेक्ट में जो प्रिवेल है उसको रिड्यूस करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं मेंटेन करना। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट करना। जैसे जैसे हमारा, जैसे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मतलब कैपिटल एसेट में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट करता है हमारी, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस वगैरह आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर लेके जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी प्रोवाइड कराता है, जैसे यहाँ पे हो गया कैपिटल एसेट में रोड डेवलपमेंट हो रहा है कहीं भी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज दैट, ठीक है, इसमें मजदूर तो चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, पैसे देके, मतलब जब गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक इंटरप्राइजेस में पैसे को इन्फ्लो करेगी तो वह काफ़ी अच्छे से रन कर पाएगा, तो इसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करना, ठीक है। सातवां पॉइंट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब जो रीजनल डिस्पैरिटीज, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो रीजनल जो विविधता है एक तरह से, उसको भी कम करना। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन को ले लो, ठीक है, वहाँ पे अगर डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक पिछड़ा इलाका माना जाता है वो सारी चीज़ें, वह सारे एरियाज, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स हैं, उससे मैच कराना जो अनडेवलप्ड रीजन्स हैं, ठीक है, तो उसको डिस्पैरिटीज है बेसिकली उसको कम करना। अब हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? देखो, कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारा एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है, ठीक है। रेवेन्यू बजट में क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो रेवेन्यू के थ्रू कहीं ना कहीं टैक्सेस, नॉन टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू रिसीट में हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब कैपिटल रिसीट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें रेवेन्यू रिसीट में देखें तो कहीं ना कहीं यह है कि टैक्स रेवेन्यू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक हो गया ये एक हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू।
फिर इसके अंदर टैक्स रेवेन्यू में भी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आता है, ठीक है। तो बेसिकली कंपोनेंट हो गया। अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, जो रेवेन्यू रिसीट होता है ना, वह डू नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटीज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट और लाइबिलिटीज है ना, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। मतलब जो एसेट है ना, उसमें ना रिड्यूस देखने को मिल रहा, ना इंक्रीज देखने को मिल रहा। और स्पेशली जो लाइबिलिटीज क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लोन लिया जाता है, ठीक है। लोन लिया जा रहा है तो उसको रीपे करना है ना, तो इसे लाइबिलिटीज हो गया। ना एसेट क्रिएशन हो रहा है, ना लाइबिलिटीज वगैरह है, इस पे कोई इम्पैक्ट रेवेन्यू रिसीट नहीं डालता है। कैसे होता है? जैसे मनी अर्न बाय गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस, मतलब जैसे हो गया एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद नॉन टैक्स सोर्सेस, मतलब यहाँ पे देखो टैक्स सोर्सेस, नॉन टैक्स टैक्सेस, जैसे डिविडेंड पेमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया कि कहीं भी अर्न किया हुआ प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसिट हो गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिसिट में आती है, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? देखो, इसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच डज नॉट इम्पैक्ट इट एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। मतलब एसेट एंड लाइबिलिटीज वगैरह पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। इसके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इट इंक्लूड सैलरी की पेमेंट करना, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट करना, पेंशन देना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये हमारा बेसिक हो गया रेवेन्यू बजट। अब हमारा आता है कैपिटल बजट। इसमें क्या है? देखो, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। कैपिटल रिसिट क्या होता है? देखो, रिसिट मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसका एसेट है गवर्नमेंट का, उसे सेल कर रही है, ठीक है। इस मींस कि जो एसेट है उसमें रिड्यूस देखने को मिल रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है एसेट ना, तब ना पैसे आएंगे। जब एसेट सेल करेगी तो पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं पैसे देंगे, तो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा। तो एसेट में कहीं ना कहीं डिक्रीज देखने को मिलता है। लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोरो करती है ना, जब बोरो करेगी तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज भी इसकी बढ़ेगी ना, कि हमें इसे रीपे करना है। तो अगर हम कैपिटल एसेट की बात करें तो यही होता है कि डिक्रीज होता है एसेट में, साथ ही साथ इंक्रीज, या फिर आप बोल सकते हो इंक्रीज होता है लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे हो गया मनी अर्न बाई सेलिंग एसेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एसेट है उसे सेल करके पैसे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, जैसे बोरोइंग में जो पैसे आ रहे हैं, मतलब बोरोइंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरो कर रही है उससे भी पैसे जो रिसीव हो रहे हैं, तो एक कैपिटल रिसिट में आता है। एक्सपेंडिचर क्या होगा? यूज टू क्रिएट एसेट, मतलब जो पैसे आ रहे हैं उससे या तो आप एसेट को क्रिएट कर रहे हो, मतलब रोड डेवलपमेंट कर रहे हो, या फिर लैंड को बाई कर रहे हो, या फिर रिड्यूस लाइबिलिटीज, या फिर लोन का रिपेमेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे हो गया इन्वेस्टमेंट इन रोड, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें एसेट में आती है ना, तो इसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करना, और साथ ही साथ लोन को रिपेमेंट करना, जो लाइबिलिटीज है उसको रिड्यूस करना। तो ये हमारा हो गया बेसिकली कैपिटल बजट का जो एग्जाम्पल था वो, ठीक है। अब 2017 में कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे थे बजट में, बेसिकली जैसे एडवांसमेंट ऑफ द बजट प्रेजेंटेशन, जो अभी फरवरी के लास्ट में, बेसिकली 2017 से पहले अगर देखें तो 2016-15 में फरवरी के लास्ट में किया जाता था, जैसे लास्ट डे ऑफ द फरवरी, ठीक है, उस टाइम पे बजट को प्रेजेंट किया जाता। अब क्या हो गया कि फेब फर्स्ट को कर दिया गया, मतलब 1 तारीख को फरवरी में बजट का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मर्जर ऑफ द रेलवे बजट विद जनरल बजट, जो 1921 में दोनों को सेपरेट कर दिया गया था, रेलवे बजट और जनरल बजट का, अब उसको दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। डूइंग अवे विथ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो प्लानिंग, देखो प्लानिंग कमीशन के टाइम पे जब चीजें प्लान एक्सपेंडिचर एक तरह से होता था कि कहाँ पे कैसे खर्च करना है, उसको खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता था एक्सपेंडिचर, उसे भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, कैनाल, एक्सेट्रा में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्लान में आती थी, ठीक है। नॉन प्लान में हो गया कि इंटरेस्ट पेमेंट करना, ठीक है, सैलरी को, पेंशन को प्रोवाइड कराना, स्टेचुटरी ट्रांसफर जो स्टेट्स को किए जाते थे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते थे। बट अभी इस सब चीजों को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये काफी तीनों मेजर चेंजेस किए गए थे 2017 में, तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब कुछ जो डेफिसिट होते हैं ना, उसको देख लेते हैं। बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वह ज्यादा है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू से, ठीक है। मतलब क्या है कि 100 रुपए आ रहे हैं रेवेन्यू के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 150 रुपए कर रही है, ठीक है। 50 रुपए बोरोइंग के थ्रू उसके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यह हमारा बजट डेफिसिट हो गया। बैलेंस बजट क्या होता है?
जितना रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपये आया, 100 रुपये हमने एक्सपेंड किया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100 रुपये एक्सपेंड किया गया, तो ये हमारा बैलेंस्ड बजट हो गया। अब बजट सरप्लस क्या होता है कि मतलब रेवेन्यू से तो आ रहे हैं 150 रुपये, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100 रुपये बस एक्सपेंड किया जा रहा है, तो ये हमारा बेसिकली बजट सरप्लस हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो बजट डेफिसिट हो गया। एक्सपेंडिचर इक्वल है रेवेन्यू के, तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड बजट, ठीक है। फिर उसके बाद बजट सरप्लस हो गया, एक्सपेंडिचर काफ़ी कम है रेवेन्यू से, मतलब रेवेन्यू जितना आ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैलेंस सरप्लस एंड डेफिसिट बजट का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अब जो मेजर्स है ना डेफिसिट का उसको देख लेते हैं। देखो पहला हमारा है रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिसिट। मतलब रेवेन्यू के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे टैक्सेस के थ्रू आ रहा है, नॉन टैक्सेस के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं ना, उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर वह काफी ज्यादा है। मतलब क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा स्पेंड कर रही है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैक्स से नॉन टैक्सेस से उससे कहीं ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रिसीट क्या होता है, पैसे जो टैक्सेस के थ्रू पैसे वगैरह आ रहे हैं उसे रेवेन्यू रिसीट बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। यह काफ़ी ज़्यादा खराब होता है, मतलब अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो यह काफ़ी ज़्यादा खराब होता है रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि देखो आपके पास टैक्स के थ्रू 100 रुपये ही आ रहे हैं, आप स्पेंड कर रहे हो 1000 रुपये, तो कहाँ से हो पाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इंश्योर कैसे होगा, मतलब बाद में आपको तो रीपेमेंट करना पड़ेगा ना, जो लोन से बोरोइंग के थ्रू आप पैसे ले रहे हो। तो यह कहीं ना कहीं गलत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू जैसे कैपिटल डेफिसिट होता था, अब यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें क्या है बेसिकली कि रेवेन्यू डेफिसिट ये तो है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट दिया जा रहा है क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब कैपिटल जैसे रोड वगैरह, रोड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, कनाल वगैरह, ये सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं। यह अच्छा होता है क्योंकि इसमें हम कैपिटल, यह शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट नहीं देगा बेसिकली, हाँ, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है इसमें, जैसे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म यह काफ़ी बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट तो है, बट फिर उसके बाद रेवेन्यू से ही कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट दिया जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, इट इज अ गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड रिसीट, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, और कितना उसका रेवेन्यू आ रहा है, स्पेशली अगर हम बात कर एक्सक्लूड कर दें बोरोइंग को, ठीक है, तो उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेंड किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो उसे हम रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जितना पैसा आ रहा है आपके पास उससे कहीं ज्यादा आप खर्च कर रहे हो, इसमें जो पैसा आ रहा है इसमें आप एक्सक्लूड करोगे बोरोइंग को, ठीक है। ये बेसिकली देखो फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब जो पैसे बोरोइंग के थ्रू आ रहे हैं उसको एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे क्या है इसमें देखो, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब फिजिकल डेफिसिट तो है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से गवर्नमेंट का, ठीक है, उस पे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, मतलब जो प्रीवियस बोरोइंग्स हैं उस पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट में आता है। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट था फिजिकल पॉलिसी का। अभी सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें हम जो टर्मिनोलॉजीज हैं फिजिकल डेफिसिट फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड उसको काफी डिटेल वे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।